नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे कक्षा 12 हेतु न्याय जो प्रथम चैप्टर है उस पर बात करते, यानी जस्टिस क्या है। हमने बात की थी कि जो जस्टिस की अवधारणा है, जो न्याय की अवधारणा है, वो अलग अलग विद्वानों के द्वारा प्रदत्त है और वर्तमान काल में भी उस अवधारणा पर है वो चिंतन मंथन होने का काम चल रहा है। मैंने बताया था कि किस तरह से है वो प्लेटो ने न्याय की अवधारणा बताई थी और प्लेटो ने कहा था कि न्याय है वो मनुष्य के अंतर्गत आत्मीय जो सद्गुण है वही न्याय है। उसी तरह प्लेटो की तरह अरस्तु ने भी न्याय की है वो अलग अवधारणा देने का काम किया। उसके बाद में हम देखेंगे अलग अलग विद्वानों के द्वारा, चाहे संत ऑगस्टाइन का हो, चाहे एक्विनास का हो, चाहे जॉन रॉल्स की थ्योरी हो, तो अलग अलग न्याय की है वो अवधारणा हमारे सामने आई है। फिर हमने देखा कि भारतीय जो चिंतक है, क्योंकि ये जो चिंतक है वो सारे के सारे पश्चिम के चिंतक है, यानी जो न्याय की अवधारणा है उसके दो चिंतक है। एक तो पश्चिमी चिंतक, और दूसरे हैं भारतीय चिंतक। पश्चिमी चिंतकों की हम बात करेंगे, चाहे प्लेटो हो, चाहे अरस्तु हो, चाहे ऑगस्टाइन हो, चाहे एक्विनास हो, चाहे जॉन रॉल्स हो, चाहे मील हो, ये सारे के सारे हैं वो वेस्टर्न पॉलिटिकल जो थॉट है, पॉलिटिकल जो सिद्धांत इन्होंने दिए थे। दूसरी तरफ है वो भारतीय चिंतक है, जिसमें आप देखोगे कि मनु है, कौटिल्य है, मनु है, कौटिल्य है, विदुर है। ये अलग अलग है वो चिंतक है जिन्होंने भी न्याय की अवधारणा देने का काम किया। हम सर्वप्रथम बात कर रहे थे पश्चिम के जो चिंतक है उनकी, और उसमें मैंने प्लेटो की बात की थी कि किस तरह से वो प्लेटो ने बताया जो मनुष्य का जो सच्चरित्र है वही क्या है, जो सद्गुण है वही न्याय है। ये किसने कहा था? प्लेटो ने अपने पुस्तक द रिपब्लिक में कहा था। और प्लेटो ने कहा था कि इस समय जो न्याय है वो राजनीतिक और नैतिक न्याय के रूप में दो बताया था। नैतिक न्याय में बताया था कि जो व्यक्ति का चरित्र है, व्यक्ति का निजी चारित्रिक जो सद्गुण है वही न्याय के रूप में परिभाषित किया। यानी व्यक्ति का नैतिक चरित्र, व्यक्ति का चारित्र कहो या नैतिक कहो एक ही बात होती है, चारित्रिक सद्गुण। दूसरा प्लेटो ने बताया था न्याय राजनीतिक समाज का है वो वांछनीय गुण है, यानी राजनीतिक समाज की है वो बात की थी। फिर हमने कहा था कि नैतिक जो न्याय है वो नैतिकता को, सामाजिक व राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावशाली तत्व है। चाहे नैतिकता हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, इनके जो निर्णय को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है, सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है, एलिमेंट है, वो कौन सा है? हमारा न्याय है। फिर हमने मध्यकाल में बात की थी किस तरह से संत जो ऑगस्टाइन हुए और किस तरह से जो एक्विनास हुए, उन्होंने भी है वो न्याय की अपने अपने ढंग से है वो व्याख्या करने का काम किया। ये कहा, ये मध्यकाल में। चूंकि प्राचीन काल में आप देखोगे तो ये प्लेटो है, अरस्तु है, ये प्राचीन काल के अंतर्गत। मध्यकाल में है तो ऑगस्टाइन और एक्विनास से आपसे पूछा जाएगा कि मध्यकालीन है वो न्याय का विचारकों के दो नाम बताइए, तो आप ऑगस्टाइन और एक्विनास बताओ। आधुनिक काल में देखा जाए तो हॉब्स है, कार्ल मार्क्स है, कांट है, इमैनुअल कांट जर्मन दार्शनिक हुए, और जॉन स्टुअर्ट मिल हुए। ये कैसे हैं? ये आधुनिक काल के चिंतक है। और समकालीन चिंतकों की यदि बात की जाए तो जॉन रॉल्स हैं जिन्होंने न्याय को नए नवीन स्वरूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया, और वर्तमान में जॉन रॉल्स की जो न्याय की थ्योरी है वो प्रचलन में। फिर हम देखेंगे, सर्वप्रथम है वो क्रमश रूप से देखने का काम करेंगे कि प्लेटो का जो न्याय का विचार क्या कह रहा है, प्लेटो ने किस तरह से वो न्याय को परिभाषित करने का काम किया। प्लेटो का न्याय से तात्पर्य था कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट काम करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना न्याय है। ये प्लेटो का न्याय का सिद्धांत आया। प्लेटो ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हो वो अपना निर्दिष्ट यानी अपना निर्धारित
अपना निर्धारित, निर्दिष्ट कहो या निर्धारित कहो, निर्धारित एक ही बात होता है। प्लेटो ने कहा कि प्रत्येक कोई भी व्यक्ति हो उन्हें अपना काम करना चाहिए और दूसरे के कार्य में किसी भी तरह का हस्तक्षेप, किसी भी तरह का हस्तक्षेप है वो नहीं करना, क्या कहलाएगा? न्याय कहलाएगा। और प्लेटो ने है वो न्याय को व्यक्ति का क्या है? मौलिक सद्गुण बताया। कैसा सद्गुण बताया? मौलिक सद्गुण बताने का काम किया। तो न्याय क्या है? मौलिक सद्गुण है, बुनियादी सद्गुण है, ये व्यक्ति में है वो अंतर्निहित होता है। द रिपब्लिक के अंतर्गत है वो प्लेटो ने न्याय को मानते हुए कहा कि हम सभी अपेक्षित हितों को साधने में सहायक बने हुए। उनकी जो पुस्तक थी द रिपब्लिक, उनमें है वो न्याय को मानते हुए कहा था कि जो अपेक्षित सभी के जो अपने हित है, सभी को अपने हितों को है वो मानने के लिए जो साधन है वही क्या है? न्याय है। और अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय को समझाने के लिए उसने पुस्तक के हैं वो भाग सेकंड, थर्ड और फोर्थ में है वो काफी रोचकता रूप से है वो विश्लेषण करने का काम किया। ये जो क्या थे इस रिपब्लिक के है वो भाग है, उन भाग के अंतर्गत है वो प्लेटो ने है वो न्याय को काफी रोचक तरीके से समझाने का काम किया। तो आप इसकी पुस्तक को ध्यान रखना, आपसे 1 नंबर में है वो सवाल पूछा जाएगा कि प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? तो द रिपब्लिक है। द रिपब्लिक में प्लेटो ने है वो न्याय को अच्छे तरीके से समझाने का काम किया। उसने सबसे पहले सामाजिक व राजनीतिक न्याय की धारणा को व्यक्तिगत न्याय से पृथक करने का है वो काम किया। और उसके विषय में इम्बेस्टिन ने लिखा कि न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व मौजूद थे। यानी प्लेटो ने क्या किया कि व्यक्तिगत न्याय क्या होना चाहिए, व्यक्ति के साथ है वो किस तरह का न्याय होना चाहिए, उससे है वो उसने सामाजिक और राजनीतिक न्याय को है वो अलग किया कि संपूर्ण समाज के लिए और संपूर्ण जो व्यवस्था चल रही है राजनीतिक, उनकी दृष्टि में न्याय है वो भिन्न होगा, उसके लिए है वो व्यक्तिगत हितों से है वो उसको पृथक करने का काम किया। और इम्बेस्टिन करके एक विद्वान हुए जिन्होंने लिखाया कि जो प्लेटो का न्याय है उसमें सभी तरह की राजनीतिक दर्शन के जो तत्व थे वो मौजूद है। यानी प्लेटो का जो राजनीतिक दर्शन है वो इतना विशाल है कि सभी जो तत्व है जो राजनीतिक दर्शन के, उनको चाहे समानता हो, चाहे स्वतंत्रता हो, चाहे धर्मनिरपेक्षता हो। क्योंकि राजनीतिक दर्शन मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें मैंने कहा था कि किस तरह से है वो पॉलिटिकल फिलोसॉफर के रूप में है वो आपने देखा था कि स्वतंत्रता है, समानता है, धर्मनिरपेक्षता है। तो ये क्या है? पॉलिटिकल दर्शन। तो जो इम्बेस्टिन ने लिखा कि जो प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है उसमें सभी तरह के राजनीतिक दर्शन मौजूद है। सभी तरह के राजनीतिक दर्शन के सिद्धांत, चाहे स्वतंत्रता हो, चाहे समानता हो, चाहे धर्मनिरपेक्षता हो, तो सभी तत्व हैं वो किसमें मौजूद है? प्लेटो के जो न्याय के सिद्धांत में है। तो आप जो प्लेटो के न्याय के सिद्धांत है उसके 2 रूप बताएंगे। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को 2 रूप में मानता है, जिसमें पहली बात प्लेटो ने कहा कि एक तो है वो व्यक्तिगत न्याय है और दूसरा है वो सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय है। आपसे प्लेटो की परिभाषा पूछते हुए बताया जाएगा कि प्लेटो के न्याय के रूप कितने, तो आप बताओगे कि साहब प्लेटो के जो न्याय के रूप है वो 2 है। एक तो व्यक्तिगत न्याय की बात कर रहा है प्लेटो, और दूसरी बात जो प्लेटो कर रहा है वह कर रहा है सामाजिक व राज्य से संबंधित, यानी समाज के लिए और या राज्य के लिए है वो न्याय दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, न्याय किस तरह का होना चाहिए। प्लेटो की मान्यता थी कि मानवीय आत्मा में है वो 3 तत्व पाए जाते हैं, बुद्धि है, शौर्य है और तृष्णा है। प्लेटो ने कहा कि जिस तरह से है वो मानवीय आत्मा में है वो 3 तत्व चाहिए, बुद्धि यानी व्यक्ति इंटेलिजेंस कितना है, शौर्य यानी उसमें वीरता के तत्व, और तृष्णा यानी किसी चीज को है वो पाने की इच्छा है। इन तत्वों के अनुसार प्लेटो ने क्या किया कि राज्य और समाज को भी 3 वर्गों में बांटने का काम किया। राज्य और समाज को 3 वर्गों में बांटा, जिसने पहली बात कही थी कि जो बुद्धि वाला तत्व है क्या है, ये मनुष्य मानवीय आत्मा में यानी मनुष्य की आत्मा में है वो बुद्धि का तत्व मौजूद होता है। तो उसने है वो पहला शासक वर्ग को माना जो किसका प्रतीक था, बुद्धि का अंश है वो किसमें पाया जाता है, शासक वर्ग में पाया जाता है, क्योंकि वो सभी के ऊपर है वो शासन करता है। ये उसकी बुद्धिमत्ता का ही जो प्रमाण माना गया। तो मानवीय आत्मा के 3 तत्व, पहली बात मनुष्य की आत्मा में 3 तत्व पाए जाते हैं, एक बुद्धि है,
दूसरा है शौर्य, और तीसरी है वो आपकी क्या है, तृष्णा, यानी चीज को पाने की जो लालसा रहती है। और पहला जो वर्ग बताया इन्होंने, कौन सा बताया, शासक वर्ग बताया, जिसमें क्या रहता है, बुद्धि का अंश है वो पाया जाता है। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा प्लेटो कह रहा है। दूसरा उसने कहा कि जो सैनिक वर्ग है या रक्षक वर्ग है, सैनिकों में क्या होता है, आप सीधी सी बात है, सूरवीरता शौर्यता भरी हुई होती है सैनिकों में, सीधी बात है। तो दूसरा जो तत्व बताया वो समाज का कौन सा बताया इन्होंने, सैनिक वर्ग को बताया, जो शौर्य एवं साहस की तत्वों की अपेक्षा कर इसमें अधिक पाई जाती है। तीसरा जो तत्व बताया वो बताया इन्होंने उत्पादक या सहायक वर्ग, जिसमें इंद्रिय तृष्णा व इच्छा का तत्व मौजूद होता है, और सभी मनुष्यों में तीनों तत्व न्यून अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्लेटो ने कहा कि जिस तरह से वो मानवीय आत्मा के तीन है, वो तत्व तीन गुण विद्यमान रहते हैं, बुद्धि, शौर्य या फिर है वो तृष्णा की बात की। उसी तरह प्लेटो ने है वो न्याय की बात करते हुए कहा कि जो राज्य के लिए भी है, इसी तरह प्लेटो ने कहा कि जो राज्य और समाज में भी ऐसे तीन वर्ग पाए जाते हैं, जो शासक वर्ग जिसमें बुद्धि होती है, दूसरा इन्होंने कहा कि जो सैनिक वर्ग है जो सुरक्षा का काम करता है, तो उसमें जो देखोगे तो आप शौर्य है, उनमें साहस है, वीरता है वो भरी हुई, और तीसरा जो प्लेटो ने बताया कि जो किस तरह से उत्पादक वर्ग है, जिसमें इंद्रिय तृष्णा की या इच्छा शक्ति होती है, तो वो गुण किसमें पाया जाता है, वो तीसरे वर्ग उत्पादक वर्ग में पाया जाता है। जिस तरह से मनुष्य की आत्मा में तृष्णा पाई जाती है, उस तरह समाज या राज्य में भी इस तीसरे वर्ग में पाई जाती है। और आगे बढ़कर प्लेटो ने कहा कि सभी मनुष्यों में ये क्या है कि न्यूना अधिक मात्रा में, या तो कम या अधिक मात्रा में पाई जाती है, लेकिन इनका होना है, इनका जो सामंजस्य होना वो जरूरी, और जब इनमें सामंजस्य होगा तो क्या होगा, न्याय स्थापित होगा। परंतु जिस तत्व की मात्रा प्रधान रूप से पाई जाती है वही उसके सद्गुणों को बताता है, और प्लेटो ने न्याय को आत्मा का मानवीय गुण माना। न्याय है वो क्या है, आत्मा का मानवीय गुण। जिस तरह से ये जो तीन जो मनुष्य के अंतर्गत तीन गुण है, तीन गुण आपकी बुद्धि है, शौर्य है और तृष्णा है, इन तीनों का है वो सामंजस्य जरूरी है। सामंजस्य, अब सामंजस्य की जगह आप संतुलन पढ़ोगे, इनका जो बैलेंस्ड होना जरूरी है। ये जब बैलेंस होगा तो ही क्या होगा, वास्तव रूप में न्याय स्थापित होगा। तो प्लेटो ने कहा, प्लेटो न्याय को आत्मा का है वो मानवीय सद्गुण मानता है। न्याय है वो आत्मा का क्या है, मानवीय सद्गुण है, और आत्मा में है वो तीन तत्वों की मौजूदगी रहती है। प्लेटो के अनुसार आत्मा में निहित न्याय का विचार वास्तव में राज्य में निहित न्याय का ही सादृश्य है। जिस प्रकार व्यक्ति की आत्मा में विद्यमान न्याय व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को परस्पर संतुलित करता है, उसी भांति राज्य में व्याप्त न्याय समाज के तीन वर्गों में सामंजस्य स्थापित करता है। और आगे जो बढ़कर प्लेटो ने कहा कि जिस तरह से जो आत्मा में निहित ये तत्व होते हैं, तीन ही तत्व जो क्या करते हैं, आत्मा में जो तीन तत्व निहित हैं वो आपस में सामंजस्य है वो बैठाने का काम करता है, और जिससे व्यक्ति में क्या रहता है, संतुलन रहता है, और वह संतुलन ही क्या है, न्याय है। उसी तरह प्लेटो ने आगे बढ़कर बात कहा कि जिस तरह से समाज में भी ये तीन वर्ग है, कौन सा वर्ग है, शासक वर्ग है, सैनिक वर्ग है, और तीसरा उत्पादक वर्ग है। शासक वर्ग शासन करेगा, सैनिक वर्ग सुरक्षा करेगा, उत्पादक वर्ग है वो उनकी आवश्यकता की पूर्ति करेगा। तो इन तीनों ही वर्गों में सामंजस्य संतुलन होगा तो हम कहेंगे कि वास्तव में राज्य या समाज में क्या व्याप्त है, न्याय व्याप्त है। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा प्लेटो का कहना है। और आगे प्लेटो ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसके लिए वह प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक समर्थ व उपयुक्त है। इसी तरह राज्य के तीनों वर्गों को भी अपने अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र की परिधि में कार्य करना चाहिए, और दूसरों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप प्लेटो को व्यक्ति व राज्य दोनों के लिए अनिष्टकारी मानता है। और प्लेटो ने कहा कि ये जो काम है, एक बुद्धि जो जिसमें है, चाहे बुद्धि की दृष्टि से है वो सक्षम है, वो टैलेंट है, प्रतिभाशाली है, और शारीरिक रूप से कमजोर, तो भी वह उनके ऊपर शासन करेगा। आप देखोगे कि एक सैनिक है जो जिसका काम है शौर्य वीरता, तो वो काम करेगा, सुरक्षा का काम करेगा। तीसरा वर्ग है उत्पादक वर्ग।
अब प्लेटो ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को है वही कार्य करना चाहिए जो प्राकृतिक रूप से है वो उपयुक्त हो। ऐसा नहीं है कि एक शासक को है वो उठकर काम करना चाहिए उत्पादक को, क्योंकि वह उत्पादन का कार्य अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, उसमें बुद्धिमत्ता का भाव है, तो वह व्यवस्था को अच्छे तरीके से है वो चला सकता है। तो व्यवस्था को अच्छे तरह से चला सकता है तो प्रत्येक को है अपनी बुद्धिमत्ता प्राकृतिक जो उसकी उपयोगिता के आधार पर उनको कार्य देना चाहिए। और जो तीन ही वर्ग है, चाहे शासक वर्ग हो, चाहे सैनिक वर्ग हो, चाहे उत्पादक वर्ग हो, इनको अपने अपने जो कार्य क्षेत्र में है, अपने अपने जो कार्य क्षेत्र की परिधि में यानी सीमा के अंतर्गत है, निर्दिष्ट यानी निर्धारित है, वो कार्य करना चाहिए। और दूसरों के कार्यों में किसी भी तरह का अनावश्यक बिना फालतू किसी भी तरह से कोई हस्तक्षेप नहीं करना व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए है वो अनिष्टकारी माना जाएगा यदि हस्तक्षेप किया तो। इसलिए है वो इनमें हस्तक्षेप नहीं करते हुए स्वतंत्र रूप से है वो कार्य करना क्या कहलाएगा? न्याय कहलाएगा। तो ये न्याय की है वो प्लेटो की यहाँ पर आके अवधारणा आई कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्राकृतिक जो समर्थ के आधार पर कार्य करना चाहिए और तीन ही वर्गों को अपने निर्धारित सीमा में है वो काम करना चाहिए तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। यही न्याय है। तो देख लो इस न्याय को भी प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्राकृतिक समर्था यानी कोई व्यक्ति, मैंने वही बात कहा कि एक शासक को है वो शासन व्यवस्था चलाने का काम करना चाहिए, उसे उत्पादक का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें उतनी शक्ति नहीं है कि वह उत्पादन को कर सके। एक उत्पादक है उसका काम है कि उत्पादक यानी अन्य वर्ग, आप किसान वर्ग को ले लो, सीधी सी बात है, मजदूर वर्ग को ले लो जो कृषि का ये उत्पादन का काम कर रहे हैं, तो वह व्यक्ति क्या शासन कर सकता है? तो उस व्यक्ति से वो अच्छे तरीके से शासन नहीं संभलेगा। उसका काम है वो कृषि का काम है, मजदूर है वो मजदूरी का काम अच्छे तरीके से कर सकता है, तो वह सुरक्षा का काम नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्राकृतिक समर्था के आधार पर अपने कार्य क्षेत्र की सीमा में रहते हुए काम करना तथा दूसरों के काम में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना न्याय कहलाता। तो ये न्याय का कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही निर्धारित क्षेत्र में काम करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, हम क्या कह रहे हैं कि इन तत्वों की उपस्थिति के अनुपात में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता व क्षमता के अनुरूप आचरण करना चाहिए और दूसरों के कार्य क्षेत्र में भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रवृत्ति को प्लेटो ने है वो न्याय की संज्ञा दी और प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को एक नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया, न कि है वो कानूनी सिद्धांत के रूप में। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है वो नैतिक सिद्धांत के आधार पर है वो मान्यता दी गई, नैतिकता के आधार पर दी कि व्यक्ति को है वो अपने अपने निर्धारित काम है वो करने चाहिए, दूसरों में हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए। और ये कैसा है, ये मनुष्य की प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा। आप है कोई शासक वर्ग है वो उत्पादक का काम नहीं करे, शासक अपने काम में ही तक सीमित रहे और उत्पादक अपने काम तक सीमित रहे। सैनिक वर्ग है वो शासक के काम में हस्तक्षेप नहीं करे
और ये कैसा है, ये उनके जो निर्धारित कर्तव्य है उस कर्तव्यों का पालन करते हुए करें, उन पर किसी भी तरह का कानूनी बाध्यता नहीं है। कानूनी बाध्यता हुई तो फिर है और भी न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉड हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि नैतिक नियमों का आप पालन करते हुए अपने अपने कर्तव्यों का पालन करो। आपका उत्तरदायित्व है, आपका नैतिकता है। मेरी नैतिकता है कि मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊं। अब मेरे ऊपर कानूनी बाध्यता नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा प्लेटो को कह रहा है। नैतिकता है तो मैं अच्छे तरीके से है वो पढ़ा पाऊंगा, ताकि मुझ में नैतिकता का भाव रहेगा कि मैं यदि अच्छे तरीके से है वो विद्यार्थियों को न्याय संगत पढ़ाता हूं तो ये अच्छा परिणाम देंगे और ये समाज के है वो कल के जो भविष्यवेता है, समाज के कल के हैं वो ये प्रतिनिधित्व करने वाले, और ऐसा मेरे ऊपर कोई भी कानूनी बाध्यता नहीं है। तो ये कैसा कौन कह रहा है? ये सब प्लेटो का है, वो न्याय का सिद्धांत कह रहा है। उनका न्याय का सिद्धांत कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है और प्रत्येक व्यक्ति को समाज के प्रति विशेष योगदान देने की बात करें। यहाँ पर ये जो शब्द है कार्य विशेषीकरण, कार्य विशेषीकरण का मतलब ये हुआ कि जो प्लेटो का न्याय का सिद्धांत उसमें कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विशेष कार्य पर है वो ध्यान देना चाहिए। शासक का काम शासन का करे, वह दूसरा सैनिक वर्ग है वो सुरक्षा का करे, तीसरा उत्पादक वर्ग है वो उत्पादन का काम है। तो अपने प्रत्येक जो है व्यक्ति उनको क्या करना चाहिए? अपने कार्य विशेषज्ञता के आधार पर हैं वो उनको काम करना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति को दक्षता है जिस विषय में वो ही पढ़ाए। मुझे पॉलिटिकल विषय, जो पॉलिटिकल साइंस में मेरी जो दक्षता है, विशेषज्ञता है, तो मैं क्या करूं? पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाने का काम करूं, अर्थशास्त्र या ज्योग्राफी को पढ़ाने का काम नहीं करूं। और ये होगा तो वास्तव में क्या होगा? न्याय होगा। यानी कोई व्यक्ति विशेषज्ञ जिस क्षेत्र को, जिस काम को करेगा तो वो अच्छे तरीके से करेगा। यही प्लेटो के न्याय की सिद्धांत का है वो काम कर रहा है। ये न्याय की थ्योरी थी प्लेटो की। अब दूसरी हमारी जो महत्वपूर्ण थ्योरी है उस पर है वो चर्चा करेंगे। प्लेटो का ये एक शिष्य था, गुरु से आगे है वो चेला बढ़ा, और जिसका नाम है अरस्तु। अरस्तु ने भी अपने न्याय के हैं वो विचार दिए और इसने भी है वो न्याय को दो भागों में प्रस्तुत करने का काम किया। एक सुधारात्मक रूप से है और दूसरा वितरणात्मक रूप से है वो बताने का काम किया। तो जो अरस्तु का न्याय का सरोकार है उसको देखेंगे। प्लेटो के शिष्य अरस्तु के अनुसार न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से। अरस्तु का विश्वास था कि लोगों के मन में न्याय के बारे में एक जैसी धारणा के कारण ही राज्य अस्तित्व में आए हैं, और इस मानवीय धारणा के रूप में न्याय समग्र सात्विकता को प्रतिबंधित करता है। यानी जो अरस्तु ने कहा कि जो न्याय का सरोकार है वो मानव के संबंधों के नियमन से, यानी व्यक्ति किस तरह से काम कर रहा है ये मानवीय दृष्टिकोण से नियमन होगा। व्यक्ति के अपने जो कार्य क्षेत्र निर्धारित किए गए, व्यक्ति का है वो कौन सा कार्य किस तरह से करें वो आपने नियम तय कर दिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि न्याय का जो सरोकार या न्याय की जो भावना है वो मानव संबंध के नियमन से है कि मनुष्य जो व्यक्ति के अंतर्गत है किस तरह के नियमों का है वो समावेश किया है, और वह अपने नियम का पालन करते हुए कर्तव्य का पालन करे और दूसरे के मामले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करे। ऐसा किसका कहना है? ऐसा अरस्तु का है वो कहना है। तो ये अरस्तु की जो न्याय की थ्योरी है उसको देखिए। और उसने कहा कि जो न्याय है वो समग्र सात्विकता को प्रतिबिंबित करता है। न्याय किसको है कि संपूर्ण जो व्यक्तित्व है उनको प्रतिबिंबित करने का काम कर रहा है, उनको नेतृत्व करने का काम है वो कौन कर रहा है? वो न्याय कर रहा है। समग्र यानी सभी को, सात्विकता यानी जो मूल बुनियादी तत्व हैं उनको प्रतिबिंबित करने का काम कर रहा है। और प्रयोग के आधार पर है वो अरस्तु ने न्याय के दो रूप में बताए। उन दो रूपों की है वो बात करेंगे। एक तो है वितरणात्मक और दूसरा है सुधारात्मक, करेक्टिव। वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अरस्तु वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत शक्ति एवं संरक्षण का वितरण व्यक्ति की योग्यता एवं योगदान के अनुरूप करने की बात करता है। वह आनुपातिक समानता का पक्षधर रहा और समानता के इस अवधारणा के अनुसार लाभ एवं उत्तरदायित्व व्यक्ति की क्षमता व सामर्थ्य के अनुरूप होना चाहिए। यानी अरस्तु का जो आप देखोगे कि वितरणात्मक न्याय की बात कर रहा है उसमें अरस्तु ने कहा कि व्यक्ति में शक्ति और संरक्षण
के आधार पर है वो न्याय होना चाहिए। किस व्यक्ति में कितना है वो शक्ति है और किस तरह से वो संरक्षण का काम कर रहा है, उसका योगदान कितना है व्यक्ति का समाज में, उनके आधार पर न्याय है वो स्थापित होना चाहिए। आगे बढ़कर अरस्तु ने कहा कि न्याय आनुपातिक रूप से होना चाहिए। किस तरह से होना, एक निश्चित अनुपात के दायरे में होना चाहिए कि उस व्यक्ति का कितना है वो योगदान है, आपके अनुपात में है वो आपके साथ न्याय किया जाए। जैसे आनुपातिक समानता का मतलब ये हुआ कि आप में जो पढ़ने की जो क्षमता है, एक टॉपिक को पढ़ने की क्षमता है, और मैंने है वो आपको है वो 5 टॉपिक पढ़ाने की कोशिश की, तो मेरी क्षमता तो थी 5 टॉपिक पढ़ाने की, आप में क्षमता है वो 1 टॉपिक पढ़ने की, 5 की पढ़ने की क्षमता नहीं। तो यहाँ पर ये बात है कि वास्तव में साहब आपके साथ वितरणात्मक रूप से न्याय इस तरह से होगा कि जब आपकी क्षमता के अनुपात में आपको है वो समान रूप से पढ़ाने का काम करूंगा तो क्या होगा, वितरणात्मक न्याय आएगा। यानी इसमें कहा है कि जो आनुपातिक समानता का मतलब ये है कि इस समानता के अवधारणा के अनुसार लाभ एवं उत्तरदायित्व व्यक्ति की क्षमता व सामर्थ्य के अनुपात में होने चाहिए। यानी जो संसाधनों का किस तरह से वितरण हो समाज के अंतर्गत और किस तरह से व्यक्ति को उत्तरदायित्व हो, वो उस व्यक्ति की क्षमता, उस व्यक्ति की है वो कितनी शक्ति है, सामर्थ्य कितना है, उसके मुताबिक होना चाहिए, उनके अनुपात में होना चाहिए। तो ये कौन सा कहलाएगा, ये वितरणात्मक न्याय कहलाएगा। तो वितरणात्मक जो न्याय है, वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जो जस्टिस है, उसके जो कह रहा है अरस्तु के अनुसार वितरणात्मक न्याय से अभिप्राय है आनुपातिक समानता के आधार पर न्याय करना। इसके अनुसार व्यक्ति में लाभ एवं उत्तरदायित्व, व्यक्ति के अंतर्गत जो लाभांश व उत्तरदायित्व का निर्धारण उसकी शक्ति या सामर्थ्य के अनुसार करना क्या कहलाया जाएगा, वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है वो कहा जाएगा। सामान्य शब्दों में ये बात है, वितरणात्मक क्या सामने वाले की आप स्थिति को देखो, उसकी क्षमता कितनी है, उसकी सामर्थ्य कितनी है, उसके मुताबिक है वो उनके साथ में आप बंटवारा करो संसाधनों का। तो यहाँ पर भी सेम बात है कि आपको वही एक चैप्टर पढ़ने की आप में क्षमता है तो मैं आपको एक ही चैप्टर पढ़ाऊं, ये क्या कह रहा है, आनुपातिक समानता, यानी आपके अनुपात में ही समानता का बर्ताव करना वितरणात्मक न्याय कहलाया जाएगा। तो अरस्तु का है वितरणात्मक न्याय। दूसरे आगे बढ़ेंगे, सुधारात्मक, जिसको कहा गया करेक्टिव जस्टिस। अरस्तु का सुधारात्मक न्याय से तात्पर्य ऐसे न्याय से है जो नागरिकों के अधिकारों की अन्य व्यक्तियों के द्वारा हनन की रोकथाम पर बल देता है। यानी प्रथम में तो बात क्या कहती है कि आपने किसी व्यक्ति में कितनी है वो शक्ति कितनी है, किसी व्यक्ति में क्षमता या सामर्थ्य कितना है, सामर्थ्य है, उसके आधार पर क्या हो, न्याय। दूसरा आपने क्या कहा, सुधारात्मक न्याय का, यानी इससे आशय ये है कि ऐसे न्याय से जो नागरिकों को अधिकारों के अन्य व्यक्तियों के द्वारा हनन से वो रोकथाम पर बल देता है, वो सुधारात्मक न्याय। यानी आपके अधिकार, आपकी क्लास के अंतर्गत देखा जाए तो एक है वो प्रतिभाशाली विद्यार्थी और दूसरा है वह कमजोर बच्चा है। तो इन दोनों के अंतर्गत है वह प्रतिभाशाली बच्चे उठ करके उस कमजोर बच्चों के साथ हैं वो उनके अधिकारों का हनन नहीं करे। तो यहाँ पर भी यही बात है कि जो सुधारात्मक न्याय की भावना ये कह रही है कि नागरिकों के अधिकार है वो अन्य व्यक्तियों के द्वारा किसी भी तरह से हनन नहीं किया जाए, उनके अधिकारों का है वो उल्लंघन नहीं किया जाए, सुधारात्मक न्याय है वो कहलाया जाएगा। और सुधारात्मक न्याय में ये राज्य का उत्तरदायित्व है। सुधारात्मक न्याय का जो कॉन्सेप्ट कह रहा है कि ये राज्य का उत्तरदायित्व है कि राज्य व्यक्ति के सम्मान, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा का काम करे और क्या करे, समाज में न्याय को वितरण है वो समायोजित रूप से करे, संतुलित रूप से है वो न्याय का वितरण करे। ऐसा कौन कह रहा है, सुधारात्मक न्याय। तो सुधारात्मक न्याय में राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह व्यक्ति के जीवन, संपत्ति, सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करे। इसी प्रकार वितरणात्मक न्याय के से प्राप्त मनुष्य के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था को ही सुधारात्मक व्यवस्था की जाती है। और जो वितरणात्मक न्याय में कहा था कि मनुष्य के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य के द्वारा, यानी मनुष्य की जो अधिकार की रक्षा के लिए राज्य जो सुविधा करेगा वो क्या हो जाएगी, सुधारात्मक। इतनी सी बात होगी और कुछ भी नहीं। तो सामान्य शब्दों में सुधारात्मक न्याय को आप समझेंगे और कहेंगे कि साहब ऐसा है कि नागरिकों के अधिकार
अन्य व्यक्तियों के द्वारा है वो हनन नहीं करना, और हनन होने की स्थिति में वो राज्य हस्तक्षेप कर नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा का काम करे, सुधारात्मक न्याय कहलाता है। और राज्य का काम है कि वह व्यक्ति के संपत्ति, सम्मान, स्वतंत्रता, समानता की है वो रक्षा का काम करेगा। ये क्या कहलाया जाएगा? सुधारात्मक न्याय कहलाया जाएगा अरस्तु के मुताबिक। तो अरस्तु के मुताबिक न्याय का मतलब यह कि मानवीय सरोकार का नियमन करना, यानी मनुष्य की जीवन को अच्छे तरीके से संचालित हो उनके लिए है वो नियम है वो निर्धारित करना, मानवीय सरोकारों का नियमन करना, मानवीय नियमों को है वो संचालन करना न्याय कहलाता है। और अरस्तु ने दो तरह के हैं वो न्याय के भेद बताए। एक बताया था आपका जो वितरणात्मक, और दूसरा बताया आपको सुधारात्मक, डिस्ट्रीब्यूटिव, और दूसरा है करेक्टिव। ये तो हमारे थे प्राचीन काल के अंतर्गत है वो न्याय की दो बड़े विद्वान हुए जिन्होंने बताया था कि व्यक्ति में सामर्थ्य के मुताबिक। तो प्राचीन काल मध्यकाल प्रभाव। संत ऑगस्टाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन मेडिवल पीरियड, यानी मध्यकाल में जो जस्टिस की क्या स्थिति थी। संत ऑगस्टाइन ने अपने ईश्वरीय राज्य का है वो सिद्धांत दिया, और ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में न्याय को इसका महत्वपूर्ण व अपरिहार्य तत्व माना। इनकी रचना द सिटी ऑफ द गॉड में लिखते हैं कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त हैं। यानी मध्यकाल में यदि बात की जाए तो जो सबसे बड़ा विचारक हमारे पास निकल कर आए संत ऑगस्टाइन, और संत ऑगस्टाइन ने वो ईश्वरीय राज्य की कल्पना का सिद्धांत दिया कि जो राज्य है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है वो राज्य है। तो सर्वप्रथम संत ऑगस्टाइन की बात आती है, आप कहोगे कि साहब मध्यकाल में न्यायिक विचार करने वाले संत ऑगस्टाइन हुए, और उन्होंने ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत दिया कि राज्य है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, और इसमें न्याय का तत्व है वो मौजूद पूर्व से था, क्योंकि ईश्वर ने निर्मित किया तो इसमें न्याय था। और उनकी जो कृति है द सिटी ऑफ द गॉड में उन्होंने लिखा कि जिन राज्यों में न्याय नहीं है वे राज्य केवल और केवल चोर डाकुओं की खरीद मात्र है और कुछ भी नहीं है। चोर उच्च को यानी आप डाकू कह दो। ऑगस्टाइन ने अपने पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड में लिखा कि जिन राज्यों में न्याय नहीं है वे मात्र चोर डाकुओं की खरीद, यानी ऑगस्टाइन का कहना है कि जो राज्य है वो ईश्वरीय प्रदत्त है, और ईश्वरीय प्रदत्त होने के नाते राज्य में न्याय है वो पहले से ही मौजूद होता है। अपनी पुस्तक में लिखा द सिटी ऑफ गॉड में कि जिन राज्यों में यदि ये न्याय नहीं तो वास्तव में वे राज्य क्या है, चोर और डाकुओं की खरीद मात्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आगे ऑगस्टाइन ने लिखा कि जिस तरह से परिवार है लौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में न्याय की विवेचना करते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के द्वारा ईश्वर राज्य के प्रति कर्तव्य पालन ही वह क्या है, न्याय मानता है। यानी व्यक्ति के द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति है वो कर्तव्य पालन, कोई व्यक्ति है उनका ये जो ऑगस्टाइन का कहना है कि जो राज्य है वो ईश्वर की कृति, ईश्वर के द्वारा ही बनाया हुआ यह क्षेत्र है, और व्यक्ति के द्वारा उस राज्य के द्वारा जो कर्तव्य पालन की जो इच्छा जताई जा रही वही क्या है, न्याय। उसको उदाहरण के रूप में समझे, जैसे हमने कहा कि भारत एक राज्य
पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि में देश को राज्य के संदर्भ में लिया जाता है। और कहा है कि हमारे जो संविधान में जो कर्तव्य है, उन मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख किया गया, उन मौलिक कर्तव्यों का पालन करना ही क्या न्याय है। मौलिक कर्तव्यों का पालन करना ही वास्तव में क्या है, न्याय कहलाया जाएगा। तो यहाँ पर ऑगस्टाइन भी यही बात कह रहा है। ऑगस्टाइन ये कह रहे हैं कि जो जिस तरह से हमने कहा कि हमारा जो संविधान है वो सर्वोच्च है, उसी तरह ऑगस्टाइन ने कहा कि जो ईश्वरीय शक्ति ने जो राज्य प्रदान किया है, जो राज्य है वो ईश्वर की तरह है, वो सर्वश्रेष्ठ सत्ता के रूप में। जिस तरह से ईश्वर सर्वश्रेष्ठ सत्ता होती है, उस तरह राज्य भी सर्वश्रेष्ठ है, वो सत्ता है। और राज्य के प्रति आपने अपने कर्तव्यों का पालन किया, वास्तव में क्या है, ये न्याय निकल कर आया। तो ऑगस्टाइन की जो न्याय की परिभाषा को आप इस तरह से कहोगे कि ऑगस्टाइन के अनुसार जो ईश्वरीय राज्य के अंतर्गत न्याय पहले से मौजूद होता है, और यदि वास्तव में न्याय नहीं है तो वो क्या है, आपके चोर डाकुओं की खरीद मात्र है। आगे जो ऑगस्टाइन ने कहा कि जिस तरह से जो ईश्वरीय राज्य के प्रति व्यक्ति के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना क्या है, न्याय कहलाता है। अब एक दूसरा था मध्यकाल में एक और व्यक्ति जिसका नाम है थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास कानून व न्याय को परस्पर संबंधित मानते हुए न्याय की परिभाषा व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था है वो मांग करते हैं। थॉमस एक्विनास समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानते हैं। यानी थॉमस एक्विनास ने क्या किया कि कानून और न्याय को एक दूसरे से संबंध माना, और उन्होंने कहा कि कानून के बिना है वो न्याय स्थापित नहीं हो सकता, और न्याय स्थापित नहीं होगा तो कानून है जब तक पूर्णतः सा लागू नहीं होगा तो न्याय स्थापित नहीं होगा। थॉमस एक्विनास ने उसको कहा कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन जीने और कर्तव्यों का पालन करने में ही जो मांग है, कर्तव्यों का पालन करने में ही न्याय निहित है। यानी आप अच्छे तरीके से जीवन जी रहे हो और जो आप नियम जो निर्धारित किए हुए उन नियमों का आप पालन कर रहे हो और अच्छे ढंग से है वो अनुशासित रूप से जीवन जी रहे हो, तो वास्तव में क्या है, न्याय कहलाता है। और इस न्याय की अवधारणा में थॉमस एक्विनास ने समानता को है वो न्याय का मूल कर्तव्य माना। न्याय का क्या माना है, मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य माना गया है कि यदि समानता आई तो अपने आप में क्या हो जाएगा, न्याय स्थापित हो जाएगा। ऐसा किसका कहना है, थॉमस एक्विनास का। तो थॉमस एक्विनास के अनुसार न्याय क्या है, तो आप बताओगे कि सर थॉमस एक्विनास ने कानून और न्याय को एक दूसरे से संबंध बताया, और थॉमस एक्विनास ने कहा कि न्याय है वो व्यवस्थित और अनुशासन जीवन जीने और राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने का नाम ही क्या है, न्याय है। और इस न्याय में है वो समानता मूल तत्व है, समानता मूल कारक है। यदि समाज में समानता होगी तो न्याय अपने आप स्थापित हो जाएगा। ऐसा किसका कहना है, ऐसा है वो थॉमस एक्विनास का कहना है। थॉमस एक्विनास का कहना है। आगे बढ़ेंगे, आधुनिक काल में है वो न्याय की अवधारणा पर बात करेंगे कि आधुनिक काल में जो डेविड ह्यूम ने है वो न्याय की क्या थ्योरी दी थी। आधुनिक युग में द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस मॉडर्न पीरियड, आधुनिक युग में डेविड ह्यूम जो 1711 से 1776 ने ये मत व्यक्त किया कि न्याय का अर्थ है वो नियमों की पालना मात्र से है, क्योंकि अनुभव से ये सिद्ध हो चुका है कि यह नियम सर्वहित का आधार है। अतः सर्वहित या सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय का एकमात्र स्रोत होना चाहिए। आधुनिक युग में हम देखेंगे तो जो न्याय की हमारे पास एक सिद्धांत आया डेविड ह्यूम का है वो सिद्धांत है, और डेविड ह्यूम ने कहा था कि न्याय का मतलब है नियमों का पालन करो। आप नियमों का पालन है वो अच्छी तरीके से करोगे तो सीधी सी बात है समाज में न्याय है वो स्थापित हो जाएगा। नियम कैसे, नियम है सर्वहित के, सर्वहित का मतलब हुआ कि सार्वजनिक हित के नियम। जिस तरह सभी के ऊपर एक जैसे नियम लागू होंगे तो सीधी बात है कि समानता आएगी, और समानता आएगी तो न्याय स्थापित होगा। इसलिए जो इन्होंने ह्यूम ने कहा कि न्याय का एकमात्र भी यदि कोई स्रोत है तो वो सर्वहित है। सर्व यानी सभी के हित हैं, सार्वजनिक हित हैं। सर्वहित यानी सभी के हित। या
तो डेविड ह्यूम के अनुसार न्याय का मतलब है नियमों की पालना करने से, और नियम है वो सार्वजनिक हित के नियमों का पालन करना न्याय कहलाता है, और सार्वजनिक हित के जो नियम है वो न्याय का एकमात्र स्रोत है। ऐसा किसका कहना है? ऐसा डेविड ह्यूम का कहना है। डेविड ह्यूम ने कहा कि मनुष्य की प्रकृति, तर्क बुद्धि या अनुबंध में इन नियमों का स्रोत ढूंढने से कोई लाभ नहीं। फिर उपयोगितावाद के प्रवर्तक जेरेमी बेंथम ने कहा कि प्राकृतिक कानून शरीर की शब्दावली यथार्थ मूल्यों को है वो धुंधला कर देती है। सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं इत्यादि का वितरण उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए, जिसका सूत्र है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। यानी आगे बढ़कर जो इन्होंने कहा था, जो जेरेमी बेंथम करके विद्वान है, जेरेमी बेंथम का जो न्याय का सिद्धांत, उन्होंने कहा कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख दो। उनका जो उपयोगितावाद का एक सिद्धांत है वो बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल साइंस में चर्चित है। जेरेमी बेंथम कौन सा है? जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत। जेरेमी बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत के अनुसार अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है वो नहीं। यानी जेरेमी बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया और कहा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होगा, तो सीधी बात है वो समाज में न्याय आएगा। क्योंकि जो प्राकृतिक कानून है वो वास्तविक मूल्यों को है वो क्या कर रहा है? धुंधला करने का काम कर रहा है। क्योंकि प्राकृतिक कानून को है वो परिभाषित करना मुश्किल हो गया। जैसे प्राकृतिक कानून को आप समझिए, प्राकृतिक कानून जो हमने मूल अधिकारों की बात की थी, तब मैंने कहा था कि हमारे यहाँ मूल अधिकार चल रहे हैं, उसी तरह अमेरिका में है वो प्राकृतिक जो कानून चल रहे हैं, प्राकृतिक नियम की बात की जा रही है। प्राकृतिक नियम है प्रकृति द्वारा प्रदत्त का मतलब ये कहा गया है कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है तो उस पर किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। अब स्वतंत्र जन्म लेता है तो उस पर किसी भी तरह का बंधन नहीं हुआ तो कल वही व्यक्ति दूसरे लोगों को मारना शुरू कर देगा। तो प्राकृतिक न्याय तो ये कहता है कि व्यक्ति अपने आप तय करेगा, बाकी कोई भी तय नहीं कर सकता। तो यदि ऐसा होगा तो वास्तव में उस व्यक्ति को रोकने का काम कौन करेगा? तो इन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक कानून का जो सिद्धांत है वो वास्तविक मूल्यों को क्या कर रहा है? धुंधला करने का काम कर रहा है। क्योंकि प्राकृतिक न्याय तो कहता है व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दो, लेकिन वास्तविक रूप में उसको उतनी स्वतंत्रता मिली तो वह कल समाज के अंतर्गत दंगे फसाद की हैं वो चोरी डाकू डकैती का काम करेगा। और यदि ऐसा करेगा तो फिर प्राकृतिक कानून से उसको कैसे रोका जाए? तो उस समय है वो राज्य का कानून होना जरूरी है। इसलिए बात आई कि जो प्राकृतिक कानून का जो सिद्धांत कह रहा है उससे है वो वास्तविक मूल्य है वो निर्धारित नहीं होते, वास्तविक मूल्यों को निर्धारित करना मुश्किल हो गया। तो इसके लिए जरूरी है कि उपयोगितावाद का सिद्धांत है वो लाया गया जेरेमी बेंथम का, और बेंथम ने कहा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होगा, तो सीधी बात है कि समाज में न्याय है वो अपने आप स्थापित हो जाएगा। ऐसा किसका कहना है? जेरेमी है वो बेंथम का कहना है। आगे हम बढ़ेंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल ने न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानते हुए तर्क दिया कि मनुष्य अपने लिए सुरक्षा की कामना करते हैं और इसलिए वे ऐसे नैतिक नियम है वो स्वीकार कर लेते हैं जिनमें दूसरे भी वैसी सुरक्षा अनुभव कर सके। अतः उपयोगिता ही न्याय का क्या है? मूल मंत्र है। आगे जाकर जॉन स्टुअर्ट मिल ने है वो सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत दिया, और सामाजिक उपयोगिता के सिद्धांत में मिल ने बताया कि मनुष्य अपनी सुरक्षा की कामना करता है
और अपनी सुरक्षा की कामना करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए, नैतिक नियमों की है वो पालना करनी चाहिए। आप है वो अपने अधिकार, अपना काम है वो करते रहो, दूसरों के काम में हस्तक्षेप मत करो, ये नैतिक कानून के मुताबिक कहा गया है और इस पर किसी भी तरह की आपको बाध्यता नहीं। आप अपने दायरे में काम करोगे तो सीधी बात है कि दूसरा भी वो अपने दायरे में काम करने का करेगा और आपके काम में भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो आप वो भी अपने काम में है वो किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप भी सुरक्षा चाहते तो वह व्यक्ति भी सुरक्षा चाहते हो। तो ये स्टुअर्ट मिल का कहना है कि जो सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत है, मनुष्य अपने लिए सुरक्षा की कामना करता है तो वह दूसरा भी है वो वैसी की वैसी सुरक्षा क्या करता है, जो अनुभव करता है, दूसरे व्यक्ति को भी वैसी ही सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अतः अपने अपने दायरे में रहकर काम करना ही क्या है, न्याय कहलाता है। वर्तमान में प्राकृतिक कानून या कोई उपयोगिता पर आधारित न्याय की संकल्पना में विश्वास नहीं किया जाता। वस्तुतः प्राकृतिक कानून के नियमों, प्राकृतिक अधिकारों या सार्वजनिक उपयोगिता के स्वरूप के बारे में कोई सर्वसम्मत मान्यता विकसित नहीं हो पाई। आज न्याय के संबंध में केवल ऐसी संकल्पना को स्वीकार कर सकते हैं जिनका निर्माण जीवन के सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक यथार्थ को सामने रखता है। इन्होंने कहा कि वर्तमान में यदि देखा जाए तो केवल प्राकृतिक कानून की कल्पना के या कोई उपयोगिता के आधार पर है वो न्याय की संकल्पना को विश्वसनीय नहीं माना जाता, क्योंकि जो प्राकृतिक कानून है वो इतना क्लिष्ट है कि उसको समझना भी बड़ा मुश्किल नहीं है, उसका कोई दायरा भी विस्तृत नहीं, उसको परिभाषित करना मुश्किल। तो ऐसी स्थिति में कहा कि जो प्राकृतिक कानून की बजाय न्याय वास्तव में ऐसा होना चाहिए जो लोगों की, समाज की, आर्थिक स्थिति की और उनकी राजनीतिक वास्तविकता को है वो सामने रखने का काम करे, तो ही क्या कहलाया जाएगा, तो ही वास्तव में वह न्याय कहलाया जाएगा। आगे देखेंगे जॉन रॉल्स की थ्योरी है वो क्या कह रही है, रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है वो क्या कह रहा है, उनको हम देखने का काम करेंगे। तो ये जॉन रॉल्स की जो न्याय की थ्योरी है वो आधुनिक न्याय की थ्योरी को बताने का काम कर रहा है। कौन, जॉन रॉल्स। इस तरह प्यारे बच्चों मोटे तौर पर है वो हमने प्राचीन, मध्यकालीन है और आधुनिक न्याय की है वो बात की। आगे जो हम अगली क्लास होगी उसमें है वो समसामयिक यानी समकालीन न्याय कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत क्या कह रहा है, उन पर हम अगली क्लास में है वो विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इस प्रकार आज की क्लास है वो हमारी यहीं पर संपन्न हुई। मुझे उम्मीद है, अपेक्षा है कि आपको ये जो न्याय का जो संप्रति है वो समझ में आया होगा और बहुत ही साधारण रूप से आप न्याय के संप्रत्यय को समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।